नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीखो प्लस पर। साथियों, हमने पहली क्लास में भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा की थी। आज हम रिवर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। रिवर सिस्टम में जो है सबसे बड़ी जो नदी तंत्र है, भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र नहीं है, मतलब गंगा नदी तंत्र है, परंतु जो है सिंधु नदी तंत्र जो है विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक माना जाता है। तो हम ये स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग बिल्कुल शुरुआत से करेंगे। जैसे हमारा मैपिंग है, मैप में ऊपर क्या आता है, जम्मू कश्मीर आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर 5 और एक ये सिंधु नदी 6 नदियाँ बहती हैं। 5 तो दूसरी हैं इसकी सहायक नदियाँ, और ये की 6 नदियाँ बहती हैं, तो इनसे मिलके बनता है सिंधु नदी तंत्र। तो हम पहले यहाँ से डिस्कस करेंगे, ऐसे ही सीधे नीचे तक जाएंगे। जितनी नदियाँ पड़ेंगी, जितने नदी तंत्र आएंगे, सबको डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है, जिसकी सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। इस नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु और इसकी सहायक नदियां आती हैं। इस नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां आती हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां जो है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, व्यास, ये 5 नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। आगे बात करें, सिंधु नदी तंत्र हिमालय से निकलने वाली नदियों में से एक है। जो भी हिमालय से नदियां निकली हैं उनमें से सिंधु नदी तंत्र भी एक है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। साधु लोगों का मान सम्मान करना चाहिए। साधु से जाएगा सिंधु, मान सम्मान से जाएगा मानसरोवर झील। तो उद्गम स्थान हो जाएगा कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील से निकलती है। भारत में यह दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्लास से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सिंधु नदी पाकिस्तान के मिठानकोट में पंचनद मतलब 5 नदियों का समूह, पंचनद, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास का जल प्राप्त करती है। सिंधु नदी जो है पाकिस्तान के मिठानकोट में 5 नदियों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज का जल प्राप्त करती है। बात करेंगे झेलम नदी के बारे में बात करेंगे। अब एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, 5 के। झेलम नदी उद्गम स्थान जो है शेषनाग झील या वैरीनाग झील। शेषनाग के विष को कोई नहीं झेल सकता। लंबाई जाए 725 किलोमीटर। यह पीर पंजाल श्रेणी के पास स्थित वैरीनाग झील से निकलती है। यह वुलर झील से होकर गुजरती है और अब पाकिस्तान में चिनाब नदी मिल जाती है। वुलर झील जम्मू कश्मीर, वुलर झील का है जम्मू कश्मीर, मीठे पानी की झील है। ये वुलर झील से होकर गुजरती है और पाकिस्तान में चिनाब नदी मिल जाती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी है। चिनाब का उद्गम स्थान क्या है? तो चिनाब का उद्गम स्थान ट्रिक से याद करेंगे। चुनाव आते ही नेता लोग जनता को बड़ा बड़ा लालच देते हैं। चुनाव आते ही बड़ा बड़ा लालच, तो बड़ा लाचा दर्रे से ये निकलती है। कौन सी? चिनाब नदी। यह नदी चंद्र और भागा, 2 नदियों के हिमाचल प्रदेश में ताड़ी नामक स्थान पर मिलने से बनती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। कुल लंबाई 1800 किलोमीटर हो जाएगी। इससे पहले जो थी कौन सी थी? झेलम नदी। उसकी लंबाई कितनी थी झेलम नदी की? 725। बात करेंगे रावी नदी की। तो रावी नदी उद्गम स्थान जो हो जाएगा रावी और व्यास का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा है। तो कैसे याद करेंगे कि रवि नाम का लड़का है। उसको प्यास लगने पर वह रोते रोते क्या हो जाता है? तंग हो जाता है। रवि नाम के लड़के को प्यास लगती है तो रोते रोते तंग हो जाता है। तो रोहतांग दर्रे से दोनों नदियां निकलती हैं, रावी और व्यास।
हिमाचल प्रदेश में यह नदी चंबा घाटी में बहती है। हिमाचल प्रदेश में यह नदी चंबा घाटी में बहती है। यह नदी अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाती है। यह नदी अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाती है। लंबाई 720 किलोमीटर हो जाएगी। झेलम नदी की 725 और चिनाब नदी की लंबाई कितनी थी? 1180 किलोमीटर। 1180 1800 किलोमीटर 1800 किलोमीटर थी 1180। सतलुज नदी की बात करते हैं तो तिब्बत के मानसरोवर के पास राकस ताल से निकलती। जितने भी ताल वाली झीलें हैं सब की सब उत्तराखंड में, और नाग वाली जम्मू कश्मीर में। नाग जिसके अंत में लगा हो ये सब जम्मू कश्मीर। भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और तिब्बत के मानसरोवर के पास राकस से इसका उद्गम स्थान होता है, यानी निकलती है ये वहाँ से। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रा यह पंजाब में बहती हुई हरी के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। यह पंजाब में बहती हुई हरी के डैम के पास सतलुज नदी मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जिसका उद्गम और अंत भारत में होता है। व्यास नदी का अंत और उद्गम क्या होता है? भारत में ही होता है। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम स्थान मानसरोवर झील चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश से। भारत में प्रवेश कहाँ से होता है? अरुणाचल प्रदेश से। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम कहाँ कहाँ अन्य नाम है? तो चीन में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। भारत में 917 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में है, इसी नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। माजुली का क्षेत्रफल 752 स्क्वायर किलोमीटर। 2016 में माजुली को एक जिला घोषित कर दिया गया। 2016 में माजुली को एक जिला घोषित कर दिया गया। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप उमांद स्थित है जो कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। लोहित नदी में लाल अवसाद पाए जाते हैं, इसलिए इसे खूनी नदी कहा जाता है। इस नदी लोहित पर भूपेन हजारिका ब्रिज बनाया गया है जो कि सारिया ढोला को जोड़ता है। और धौला सारिया पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी नदी लखीमपुर खीरी जिले में असम घाटी में बहती है। इसकी लंबाई 442 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कोपिल, दिकोह, लहासा, न्याग, पारलोग, लोहित। ये लेफ्ट साइड से है ये ब्रह्मपुत्र नदी लेफ्ट साइड से। कौन कौन सी लेफ्ट साइड से मिलने वाली? कोपिल, दिकोह, लहासा, न्याग, कारलोग, लोहित, ये लेफ्ट साइड से मिलती हैं। जिया, भरेली, मानस, तिस्ता, सुबनसिरी ये दाएं तरफ से मिलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी में। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बाएं तरफ से मिलती हैं या दाएं तरफ से। ये अब दाएं तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी ऐसा करके पूछ ली जाती है। तो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी है जो राइट तरफ से मिलती है। अब बात करें गंगा नदी तंत्र की, तो उद्गम स्थान गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड। यह भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। इसका अपवाह क्षेत्र 15 राज्यों में है। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। पद्मा कहा जाता है गंगा को, पद्मा। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। यह नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है।
यह नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। गंगा नदी में वेविक्टोरियोफेज नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो गंगा नदी के पानी में मौजूद वायरस को मार देता है। गंगा नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है। गंगा नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है जिसे गंगा डॉल्फिन कहते हैं। अब इसका हमें पूरा मैप समझना है। सबसे शुरुआत में जो है अगर हम बात करें तो एक अलकनंदा नदी निकलती है उत्तराखंड से। अलकनंदा नदी उत्तराखंड से निकलती है, वो आगे बढ़ती हुई विष्णुप्रयाग में धौली गंगा से अलकनंदा का मिलन होता है विष्णुप्रयाग में। फिर वो आगे बढ़ती चली जाती है अलकनंदा, और आगे नंदाकिनी नदी मिलती है नंदप्रयाग में अलकनंदा से ही। फिर आगे बढ़ती है तो कर्णप्रयाग में जो है पिंडार गंगा मिलती है। कर्णप्रयाग में पिंडार गंगा, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग। फिर आगे बढ़ते हैं, उधर से नदियाँ आती हैं भागीरथी और मंदाकिनी। अब ये जो अलकनंदा नदी है इसका उद्गम नहीं, इसका मिलन होता है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में मिलन होता है किसके साथ? मंदाकिनी के साथ। ये मंदाकिनी नदी आ रही है, इसके साथ रुद्रप्रयाग में होता है मिलन। आगे जब भागीरथी मिलेगी तो वो मिलेगी देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलेगी देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से जब आगे बढ़ेगी ये नदियाँ तो इसकी संयुक्त धारा कहलाती है गंगा। आगे हम बात करें देवप्रयाग में जो है इधर से आ रही है कौन सी? भागीरथी नदी, और ये देवप्रयाग में किससे मिल रही है? अलकनंदा नदी से मिल रही है देवप्रयाग। और देवप्रयाग से आगे ये बढ़ी है गंगा के नाम से आगे बढ़ती है, जो कि हरिद्वार में समतल मैदानों में प्रवेश करती है। समतल मैदानों में हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है हरिद्वार से। तो ये पांचों प्रयाग आप याद रखेंगे। सबसे पहले क्या आया था? विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिली? धौलीगंगा और अलकनंदा। फिर आया आपका नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है। नंदाकिनी मिलने से क्या होता है? नंदप्रयाग। फिर कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में कौन मिलती है? पिंडार नदी अलकनंदा में। उसके बाद आता है कौन सा? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलती है? मंदाकिनी मिलती है। किससे? अलकनंदा से। एक कॉमन बात है, अगर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रयाग से तो अलकनंदा नदी सब में कॉमन है। अलकनंदा सभी में कॉमन है पांचों प्रयागों में। देवप्रयाग में अलकनंदा का मिलन होता है किससे? भागीरथी से। और आगे इसी संयुक्त धारा को कहते हैं। फिर आगे बढ़ती है तो ये गंगा के रूप में बढ़ती है आगे, जो हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है हरिद्वार में। आगे बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में बंदरपूंछ से निकलती है। बंदरपूंछ गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। ये आपको देवप्रयाग में मिलेगी। देवप्रयाग में मिलती है यहाँ के, इधर से अलकनंदा आ रही है, इधर से भागीरथी आ रही है, देवप्रयाग में मिलकर आगे आगे बढ़ती है तो ये गंगा बन जाती है। गंगा यहाँ प्रयागराज में आ रही है कि प्रयागराज में मिल रही है? प्रयागराज सॉरी कन्नौज है, ये कन्नौज है। और इसे ही हमें ये इधर से नदी आ रही है, ये भी निकलती है बंदरपूंछ से। कौन सी नदी? यमुना निकलती है यमुना ग्लेशियर से, यमुनोत्री से, ये गंगोत्री से। तो जो है यमुना नदी निकल रही है। यमुना नदी जाके मिलेगी कहाँ पर? प्रयागराज में मिलती है। और ये जो एरिया है, ये आपको एरिया जो दिख रहा है, ये गंगा यमुना दोआब या गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है ये। इधर बात करते हैं, उधर से जो ऊपर से गंगा नदी से मिलने वाली नदी आ रही है सबसे पहले, वो मिलती है कौन सी? रामगंगा। और रामगंगा लेफ्ट साइड से मिलती है, क्योंकि जिधर को नदी का प्रवाह होता है उसको उसकी तरफ को मुंह करके खड़े हो जाओ आप। और जैसे आपके हाथ हैं वैसे ही देखो, तो ऊपर की तरफ हमारा लेफ्ट हाथ हो जाएगा, नीचे की तरफ हमारा राइट हाथ हो जाएगा। तो सबसे पहले नदी जो मिलती है लेफ्ट साइड से, वो मिलती है रुहेलखंड के मैदानों में। रुहेलखंड के मैदानों में रामगंगा मिलती है। पौड़ी गढ़वाल से इसका उद्गम स्थान होता है। उसके बाद ये प्रयागराज में तीनों नदियाँ मिल जाती हैं, गंगा यमुना सरस्वती। इसी को प्रयागराज संगम कहते हैं। अब जो यमुना है, यमुना की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, इन्हीं बाद में भी कवर करेंगे। अब पहले आगे बढ़ते हैं। इधर से फुल्लर झील पीलीभीत से निकल के आ रही है कौन सी नदी? गोमती नदी। अवध के मैदानों में गाजीपुर में मिल जाती है। अवध के मैदान में गाजीपुर में मिल जाती है। ये अवध का मैदान हो जाएगा, ये रोहेलखंड का मैदान है।
फिर उधर से आती है घाघरा नदी। घाघरा नदी मिलती है छपरा बिहार में आके, पूर्वी यूपी का मैदान हो जाएगा ये पूर्वी यूपी का मैदान है। आगे बढ़े फिर ऐसी सोन नदी मिलती है इधर पटना से, सोन नदी पटना में मिलती है जाके इसी से। इस तरह से ये अपनी बहते हुए कहाँ प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। और भी नदियाँ मिलती हैं, कोसी मिल रही है इधर से, गंडक नदी मिल रही है हाजीपुर में, गंडक हाजीपुर में गंडक, कटिहार में मिल रही है कौन सी, कोसी नदी, किससे, गंगा नदी से। आगे बात करें अब बात करते हैं यमुना नदी की। ये यमुना नदी निकल के आ रही है बंदरपूंछ से, ये जाके कहाँ मिल रही है, गंगा नदी में कहाँ मिल रही है, प्रयागराज में। अब इधर से चंबल नदी आ रही है, चंबल नदी कहाँ मिलेगी, इटावा में मिलेगी, इससे यमुना नदी से। यमुना नदी से चंबल नदी मिल रही है इटावा में, इटावा में मिल रही है। और चंबल को याद रखेंगे, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है ये, मध्य प्रदेश। चंबल, चंबल को करो कंबल, कंबल में पैर उतने ही फैलाने चाहिए जहां तक पैर आ जाए, जाना पाओ, जाना पाओ। बात करेंगे अब ये बेतवा नदी की। बेतवा नदी जो है निकल रही है कहाँ से, मध्य प्रदेश, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है और यूपी के हमीरपुर में जा करके मिल जाते हैं, किससे, यमुना नदी से। इधर के नदी निकलती है कैमूर की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश कैमूर की पहाड़ी से निकलती है के नदी, और जाके मिल रही है बांदा में, बांदा में मिलती है, किससे, यमुना से। इधर सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश से, और ये जाके मिल रही है कहाँ, पटना बिहार में, गंगा नदी से जाके मिल जा रही है। ये हुगली नदी है, पश्चिम बंगाल में बहने वाली हुगली नदी, ये भी जा करके कहाँ, गंगा नदी में मिल जाती है। आगे बात करें गंगा अपवाह तंत्र, हमने आपको समझाया। रामगंगा, उद्गम स्थान पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, यह कन्नौज में जाकर गंगा में मिलती है, यह कन्नौज में जाकर गंगा में मिलती है। गोमती नदी, उद्गम स्थान पीलीभीत फुल्लर झील से, यह गंगा में गाजीपुर में जाकर मिलती है, बाएं तट से मिलती एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। ऐसी नदी, बाएं तट से मिलने वाली एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम स्थान हिमालय से नहीं हुआ बल्कि मैदान में से हुआ है, फुल्लर झील से, पीलीभीत की फुल्लर झील से। उद्गम हिमालय से नहीं हुआ, किसका, गोमती नदी का। घाघरा नदी, घाघरा नदी की बात करें, घाघरा नदी ये मामचा चुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है, मामचा चुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। यह गंगा में छपरा बिहार में जाकर मिलती है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से होता है उद्गम स्थान, इसका कौन है, नेपाल हिमालय। यह गंगा में हाजीपुर में जाकर मिलती है, हाजीपुर में। कोसी नदी उद्गम स्थान नेपाल हिमालय से है इसका भी, यह गंगा में कटिहार बिहार में जाकर गंगा मिलती है। महानंदा, उद्गम स्थान नेपाल हिमालय से होता है महानंदा का भी, यह बांग्लादेश में जाकर गंगा मिल जाती है दाएं तट से, दाएं तट यमुना नदी है, ये बाएं तट से मिलती है ये भी, महानंदा भी। अब आते हैं दाएं तट की बात करते हैं। दाएं तट में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, यमुना नदी। उद्गम स्थान उत्तराखंड के बंदरपूर श्रेणी से। प्रयागराज में गंगा मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, प्रयागराज में जो है ये गंगा में मिल जाती है, कौन, यमुना नदी। चंबल नदी की बात करें, चंबल की, चंबल का उद्गम स्थान जानापा पहाड़ी इंदौर मध्य प्रदेश से होता है। यह इटावा में यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी विंध्य पर्वत से होता है इसका उद्गम स्थान, इसका उद्गम विंध्य पर्वत से होता है। यह हमीरपुर यूपी में यमुना मिल जाती है। के नदी उद्गम कैमूर की पहाड़ियों से, कैमूर की पहाड़ियों से इसका जो है उद्गम होता है। और यह बांदा में यमुना मिल जाती है, बांदा में यमुना में मिल जाती है। सोन नदी उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी, यह पटना बिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है, पटना बिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती हैं, अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही, साबरमती। इधर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर नदी और पेरियार, दामोदर।
गोदावरी की बात करेंगे पहले। गोदावरी का उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होता है, जो नासिक में महाराष्ट्र में स्थित है। राज्य कौन कौन से राज्यों से बहती है ये? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 14 से 65 किलोमीटर लंबाई जाएगी गोदावरी की। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी है, मगर पूरे भारत के हिसाब से सबसे लंबी दूसरी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे। ये तो हमारा क्या है, ये है हमारी गोदावरी नदी। इसमें जो है दाएं तट से मिलती हैं कौन कौन सी? प्रवरा, प्रवरा और मजीरा। प्रवरा और मजीरा दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता। वेनगंगा और पेनगंगा दोनों मिलकर बनती है प्राणहिता। इंद्रावती, छत्तीसगढ़ जलप्रपात चित्रकूट से निकलती है इंद्रावती नदी। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। तो ये हमने बात करी पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। ये बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ किसकी? गोदावरी की। और प्रवरा और मजीरा दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की। बात करेंगे महानदी। महानदी उद्गम स्थान सिंहवा पहाड़ी, छत्तीसगढ़। महानदी, महानदी सुहा कर देती है, जो भी रास्ते में आता है सुहा कर देती है। तो छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है, सिंहा पहाड़ी से। विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर यानी महानदी पर स्थित है। महानदी की घाटी में कोयला पाया जाता है। महानदी की घाटी में कोयला पाया जाता है। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी, महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ हसदे शिवनाथ नदी है। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ नदी है। शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, ये हमारे क्या है? बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। जोंक, टोंस, तेल, ये कौन सी है? दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। किसकी? महानदी की। शिवनाथ नदी महानदी से बिलासपुर में मिलती है। शिवनाथ नदी महानदी से बिलासपुर में मिलती है। कृष्णा नदी उद्गम स्थान महाबलेश्वर पर्वत से होता है। महाबलेश्वर पर्वत महाराष्ट्र से होता है। कृष्णा, कृष्णा क्या थे? महाबलवान थे। भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी, भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी, यह गोदावरी नदी के समानांतर बहती है। यह गोदावरी नदी के समानांतर बहती है। यह गोदावरी नदी के साथ मिलकर केजी बेसिन बनाती है। यह एक उपजाऊ क्षेत्र है और चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी भीमा नदी है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी भीमा नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा, ये बड़ी है, ये लंबी है। अन्य सहायक नदियाँ कोयना, मूसी, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। नर्मदा नदी उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी, 3 राज्यों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहती है। ये कौन सी नदी है? अब ये बात कर रहे हैं हम इधर को बहेगी ये नर्मदा, अरब सागर की ओर को। तो मुहाना, मुहाना मतलब जहाँ गिरती है, तो खंबार की खाड़ी में जाकर गिर जाती है ये। यह पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। यह पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। यह भ्रंश घाटी में बहती है। इसी वजह से यह ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख बनाती है। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी उद्गम स्थान सतपुरा पहाड़ी के बेतूर के पठार से निकलती है। सतपुरा पहाड़ी के बेतूर के पठार एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है ताप्ती नदी। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। यह पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। यह नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। और नर्मदा किसके समानांतर बहती है? नहीं नहीं, वो तो कृष्णा और गोदावरी था। ये नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। नर्मदा नदी भी इधर को बहती है, पश्चिम को। यह नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। यह भ्रंश घाटी में बहती है।
मुहाना, खंबार की खाड़ी, अरब सागर। सबसे लंबी सहायक नदी पूर्वा नदी। किस नदी की? ताप्ती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पूर्वा नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी गिरना नदी। काकरा पार परियोजना इसी नदी पर स्थित है। यह ज्वार नदमुख बनाती है। लंबाई 724 किलोमीटर। जितनी भी पश्चिम दिशा को नदियां बहेंगी वो सब ज्वार नदमुख बनाएंगी, एस्चुरी बनाएंगी, और जितनी भी नदियां पूर्वी दिशा को बहती हैं यानी बंगाली खाड़ी में तो वो मुहाना बनाती हैं। और क्या बनाती हैं? डेल्टा। लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थान अरावली अजमेर। अरावली की पहाड़ी और अजमेर में इसका उद्गम स्थान है। उद्गम स्थल पर इसे सागरमती कहते हैं। उद्गम स्थल पर इसे सागरमती कहते हैं। गोविंदगढ़ी में सागरमती तथा सरास्वती नदी पुष्कर पहाड़ी से मिलकर लूनी नदी बनाती है। लूनी नदी बनाती है। यह एक मरुस्थलीय नदी है। यह कच्छ के रण में भूमिबद्ध मतलब गायब हो जाती है। एकमात्र खारे पानी की नदी। सहायक नदी कौन कौन सी है? सहायक नदी हो जाएगी वाकल, हरनाब, मधुमती। ये सब लेफ्ट साइड से और सही नदी राइट साइड से। जबई बांध, सरदार समर बांध, वकाली बांध इसी नदी पर स्थित हैं। महाकवि कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला नाम दिया था। माही नदी। माही नदी उद्गम स्थल विंध्य श्रेणी मध्य प्रदेश 3 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में बहती है। मुहाना, खंबात की खाड़ी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और दोनों बार राजस्थान में काटती है। कैसे काटती है? देखो, अगर ये मध्य प्रदेश से निकलनी तो ऐसे करके बहती हुई ऐसे करके जाती है, तो ये राजस्थान में 2 बार इसलिए काट देती है। तीसरी ये पश्चिमी नदी है। 543 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। सहायक नदियों की बात करें तो सोम, अनास, पनाम इसकी सहायक नदियां हो जाएगी। सोम, अनास, पनाम। पेरियार नदी का उद्गम स्थान शिवगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु। इडुक्की बांध, केरल। इडुक्की बांध इसी नदी पर स्थित है, मगर कौन से राज्य में? केरल में। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर ही स्थित है। अरब सागर में गिरती है ये। वेम्बनाड झील पेरियार नदी पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। इसमें नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। ओणम त्योहार मनाया जाता है इसी नदी पर। केरल की जीवन रेखा है ये। केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र 12 नदी और यह तमिलनाडु व कर्नाटक के बीच विवादित है। कावेरी की सहायक नदियां सिमसा, अमरावती, अकरावती, हेमावती। उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक। कावेरी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी कर्नाटक है। ब्रह्मा की नजर तुझ पर भी गिरेगी कावेरी, कर्म करो कावेरी, कर्म करो, ब्रह्मा की नजर तुम पर भी गिरेगी। मुहाना बंगाल की खाड़ी डेल्टा बनाती है। ये डेल्टा बनाएगी, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, ये दक्षिण भारत की गंगा है। और जो गोदावरी है वो दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा है। पवित्रता के आधार पर दक्षिण की गंगा कावेरी। लंबाई 760 किलोमीटर। साबरमती नदी 371 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी। उद्गम स्थान ढेवड़, राजस्थान। बहती है किन किन राज्यों में? तो राजस्थान और गुजरात में बहती है। कौन सी नदी? साबरमती नदी। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, पढ़ा होगा आपने। अब ये जो है अहमदाबाद, गांधीनगर इसी नदी के किनारे पर हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर इसी नदी के किनारे पर है। प्रदूषित नदी है। कैसी है ये? सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। उद्गम स्थान छोटा नागपुर पठार, झारखंड राज्य, झारखंड, पश्चिम बंगाल। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948। मॉडल आधारित था टेनेसी नदी घाटी, यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के मॉडल पर आधारित है दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में। बंगाल का शोक कहे जाने वाली नदी दामोदर नदी।
दुखों की नदी भी, इसे दुखों की नदी भी कहा जाता है, जीवाश्म नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोयला पाया जाता है। सहायक नदी बराकर, जमुनिया, बोकारो। बात करेंगे भारत की झीलों की, बात करेंगे अब भारत की झीलों की। भारत में कई प्राकृतिक व मानव निर्मित झीलें पाई जाती हैं। प्राकृतिक झीलों को निम्न भागों में बांटा गया है: विवर्तनिक झील, लैंगून झील, हिमानी निर्मित झील, वायु निर्मित झील, डेल्टाई झील। विवर्तनिक झील की बात करेंगे सबसे पहले तो धरातल के बड़े भाग के धंसने या उठने से इनका निर्माण होता है, जैसे वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हिमानी निर्मित झील है, हिमानी जो है। अब जो विवर्तनिक झील है, विवर्तनिक क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी प्लेटों के ऊपर धंसने या ऊपर धरातल के बड़े भाग के धंसने, धंसने मतलब नीचे को धंस जाना या ऊपर को उठ जाना, वहां पर फिर क्या बनेगा, गड्ढा बन जाएगा, तो उसी को कहते हैं हम झील। कौन सी? विवर्तनिक झील। और इसका एक एग्जाम्पल है वूलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? वूलर झील। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। हिमानी निर्मित झीलें, हिमानी ग्लेशियर या हिमनद नदी, हिमनद के अपरदन से बनी झीलें हिमानी निर्मित झीलें कहलाती हैं, जैसे रागस्ताल, नैनीताल। ये हिमानी निर्मित झीलें हैं। रागस्ताल, नैनीताल, मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री। गोखुर झीलें, नदियां जल्दी समुद्र को प्राप्त करना चाहती हैं, जिसके कारण वह शॉर्ट रास्ता अपनाने लगते हैं। कैसे? कोई नदी जो है, ऐसे समझो, ध्यान से समझना, कोई नदी ऐसे करके बह रही थी, थोड़ा और रहेगा, समझाता हूँ आपको। कोई नदी जो है इस तरह से बहती हुई, इस तरह से बहती हुई, इस तरह से बहती है, तो कुछ टाइम बाद उसकी धारा ऊपर ना जा करके, ऐसे ना घूम करके, कुछ टाइम बाद यहाँ से मिल जाती है, यहाँ ऐसे करके मिल जाती है, और ये बीच में यहाँ क्या रह जाता है, अपना स्थान हो जाता है, पानी भर जाता है। तो ये हमारी क्या होती है, गोखरू झील होती है। गोखरू, गो के खुर के समान झील। गोखुर झीलें नदियां जल्दी समुद्र को प्राप्त करना चाहती हैं, जिसके कारण वह शॉर्ट रास्ता अपनाने लगती है। इन्हीं से गोखुर झीलों का निर्माण होता है। इनका निर्माण नदियों से होता है, इनका निर्माण नदियों से होता है। गोखुर झीलों का निर्माण जब भी होगा वो नदी से होगा। लेगून झील, तटीय समुद्र जल का कुछ भाग बालू या प्रवाल भित्ति द्वारा मुख्य भूमि से अलग झील नुमा आकृति बना लेता है। तटीय समुद्र जल का कुछ भाग बालू या प्रवाल भित्ति द्वारा मुख्य भूमि से अलग झील नुमा आकृति बना लेता है, उसे ही लेंगून झील कहती हैं। चिल्का झील, उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर स्थित है। वेमनाड झील केरला, अष्टमुड़ी झील केरल। सभी लेगून झीलें खारे पानी की झील होती हैं। वायु निर्मित झील, हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उखाड़ कर ले जाने से ऐसी झीलों का निर्माण होता है, इन्हें वायु निर्मित झील कहते हैं। सांभर राजस्थान की और डिडवाना राजस्थान की दोनों झील वायु निर्मित झीलों का उदाहरण है। डेल्टाई झीलें, डेल्टाई झीलों का निर्माण प्रदेश में कई वितरिकाओं के मध्य छोटी बड़ी झीलों के रूप में होता है, जो प्राय मीठे पानी की झीलें होती हैं। मीठा पानी का मतलब ये नहीं कि उसमें चीनी घुली है, गुड़ घुला है। मीठे पानी का मतलब है वो पानी पीने योग्य होता है। जैसे कोलेरो झील आंध्र प्रदेश, ये कैसी झील है? डेल्टाई झील है। डेल्टा झीलों का निर्माण नदियां करती हैं। हिमाचल प्रदेश की झीलें, हिमाचल प्रदेश की झीलों की बात करेंगे। रेणुका, चंद्रताल और सूरजताल। रेणुका, चंद्रताल और सूरजताल ये हिमाचल प्रदेश की हैं क्या झील। आगे बात करें उत्तराखंड की झीलें, तो उत्तराखंड की झीलें हो जाएंगी नैनीताल, देवताल, भीमताल, खुरपाताल, रूपकुंड, नकुचिया ताल। उत्तराखंड की झीलें हो जाएंगी। देखो ताल हिमाचल प्रदेश में भी आ रहा है, तो इसलिए इसे चंद्रताल और सूरजताल।
चंदा और सूरज हिम, हिमाचल, हिमाचल। बाकी ये सब नदियाँ कहाँ हैं, वो सॉरी झील ताल वाली, वो उत्तराखंड में है। राजस्थान की झील है, राजस्थान की झील, राजस्थान में कौन कौन सी? पंचभद्रा, पंचभद्रा, सांभर, सांभर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैंडलॉक झील है। पुष्कर झील, पुष्कर। और ये देवर जयसमद, जयसमद। आगे बात करें, सांभर, पंचभद्रा, देवर, जयसमंद, पुष्कर, नक्की, राजसमंद, पिछोला। सांभर झील, यह झील भारत में खारे पानी की आंतरिक सबसे बड़ी झील है। यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ से भारत का 8.7% नमक यहीं से उत्पादित होता है। जयसमंद झील, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद है। निर्माणकर्ता राजा राणा जयसिंह, मेवाड़ के राजा। गुजरात की झीलें, नारायण सरोवर, नारायण सरोवर और नल सरोवर, नारायण सरोवर और नल सरोवर। सरोवर जिसके नाम में आ रहा है वो समझ लो गुजरात की झीलें हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु की झीलें, तो तेलंगाना की झील जो है निजाम सागर तेलंगाना की, और हुसैन सागर तेलंगाना की है। हुसैन सागर और निजाम सागर। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर हो जाएगी। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की अपनी स्वयं की झील है। केरल की झील है, केरल की झीलों में हो जाएगी वेमनाड और अष्टमुडी। वेमनाड में भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की ये। नौका प्रतियोगिता होती है, नेहरू ट्रॉफी से संबंधित है। ओणम के पर्व पर केरल में, ओणम के पर्व पर केरल में नौका प्रतियोगिता होती है, नेहरू ट्रॉफी। वेलिंगटन द्वीप वेमनाड झील पर स्थित है, वेलिंगटन द्वीप वेमनाड झील पर स्थित है। और अष्टमुडी और वेमनाड दोनों केरल की झीलें हैं। ओडिशा की झील, ओडिशा की झील है चिल्का झील, चिल्का। ओडिशा की कौन सी झील है? चिल्का झील ओडिशा की है, चिल्का। भारत की यह भारत की सबसे बड़ी लेंगून झील है, यह भारत की सबसे बड़ी लेंगून झील है। यह एक खारे पानी की झील है। कौन सी? चिल्का। 1981 ईस्वी में चिल्का झील को रामसर आर्द्र भूमि में स्थान मिला, रामसर आर्द्र भूमि में स्थान मिला 1981 में। द्वीपर झील असम, लोकटक झील मणिपुर, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। यहीं पर आपको डांसिंग बियर मिलेगा, डांसिंग बियर मिलेगा लोकटक झील में। और लोकटक झील में तैरता हुआ नेशनल पार्क है, नोरक्रेक। वो सॉरी, नोरक्रेक नहीं, नोरक्रेक तो मेघालय में है। इसका नाम बताना है आपको, तैरते हुए नेशनल पार्क का, मणिपुर का। डल, नागिन, मानसबल, सुरिनसर ये जम्मू कश्मीर की झीलें। पेंगोंग सो लद्दाख की झील है। लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र की झील है। उल्कापिंड घटना के कारण हुआ था, इसीलिए इसका रंग खून के जैसा है। चोलाम झील सिक्किम की सबसे ऊंची झील है, चोलाम झील। भारत की सबसे लंबी झील वेमनाड झील। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी अंतस्थलीय झील सांभर झील। आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु की सीमा पर झील पुलिकाट। उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। बात करेंगे दर्रों की। दर्रे हमारे पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में प्राकृतिक रास्तों को दर्रे कहते हैं। हमारे पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में प्राकृतिक रास्तों को दर्रे कहते हैं। इन मार्गों का निर्माण पहाड़ों से नदियों के बहने के कारण हुआ है। इन मार्गों का निर्माण पहाड़ों से नदियों के बहने के कारण होता है। इनके अन्य कारण भी हो सकते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि। जम्मू कश्मीर के दर्रे बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला, बुर्जिल। जोजिला जर्रा दो स्थानों यानी दो महानगरों को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को, दो जिलों को जोड़ता है। जो जिला यह जम्मू कश्मीर में है, यह श्रीनगर
जम्मू कश्मीर को लेह लद्दाख से जोड़ता है। दो नवनिर्मित यूटी की राजधानी को जोड़ने का कार्य करता है। दो नवनिर्मित यूटी की राजधानी को जोड़ने का कार्य कौन करता है? जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करता है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करता है। जवाहर सुरंग यहीं पर है। NH-1A इसी दर्रे पर स्थित है। बनिहाल दर्रा, यह भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करता है। जवाहर सुरंग यहीं पर स्थित है। जवाहर सुरंग उसमें नहीं, बनिहाल दर्रे में स्थित, पीर पंजाल में नहीं। जवाहर सुरंग यहीं पर स्थित है। खारदुल्ला दर्रा, यह लद्दाख में है। यह लेह को कारगिल से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा, कश्मीर भारत को मध्य एशिया से जोड़ने का कार्य करता है। यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इमिसला चांगला लनकला, इमिसला चांगला लनकला, ला माने दर्रा ही होता है। इमिस दर्रा, चांग दर्रा, लनक दर्रा, लद्दाख तिब्बत में। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश का है। ये मंडी को लेह लद्दाख से जोड़ता है। मंडी को हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये भी रोहतांग। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना दर्रा, यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसकी स्थिति भारत चीन सीमा पर है। उत्तराखंड में स्थित है ये दर्रा। यह उत्तराखंड से मानसरोवर व कैलाश जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। कौन? नीति दर्रा। यह उत्तराखंड से मानसरोवर व कैलाश जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। कौन सा दर्रा? नीति दर्रा, उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग प्रदान करता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। यह दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह 1962 में बंद कर दिया गया था और पुनः 2006 में खोला गया है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। इसके द्वारा भी चुम्बी घाटी तथा तिब्बत को जोड़ा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे बोमडिला, यांग्याप, दिहांग, दिफू, पांगसाड, लिखापानी, ये सब किसके दर्रे हैं? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। तुजू दर्रा मणिपुर का। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। थाल घाट। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। सेनकोट्टा इलायची पहाड़ी पर स्थित है। यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। सेनकोट्टा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। इलायची पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, आज की हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय मैदान सब आगे बात करेंगे कल की क्लास में। दोस्तों, ये आपके रिवीजन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्लासें हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपके ज्योग्राफी का रिवीजन कराने के लिए हम अच्छी पहल कर रहे हैं। 2 क्लासें हो गई हैं, दोनों को आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।